बीच जो बड़ी खबर आ रही है जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। प्रशांत, ये दर्शकों को बड़ी खबर दे दे, बंगाल के अब नए मुख्यमंत्री हम ये कह सकते हैं। अब ये आधिकारिक तौर पर हम ये कह सकते हैं क्योंकि विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, इसलिए बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी होंगे। और जिस चीज की पहले ही संभावना प्रबल नजर आ रही थी, उस चीज में बिल्कुल देर नहीं लगी। और हम आपको लगातार बता रहे थे कि यहां पर ये देखिए, विधायक दल की बैठक की अंदर की तस्वीर भी सामने आ गई है। अमित शाह मौजूद है, तमाम पार्टी के बड़े नेता, बंगाल बीजेपी के बड़े नेता, शुवेंदु अधिकारी मौजूद है, यहाँ पर कुणाल घोष मौजूद हैं, और साथ ही साथ उन तमाम विधायकों का जो कि जीत करके आए हैं, उनका पूरा डेलीगेशन, उनका पूरा समूह। और इस बीच ज़्यादा देर नहीं लगी, यानी कि शायद ये पहले से तय था, पहले से चुनाव कर लिया गया था, पहले से रजामंदी ले ली गई थी। और आज इस मंच से, विधायक दल की बैठक से, उस नाम का औपचारिक तौर पर ऐलान होना था। और शायद यही है प्रशांत की, जाहिर सी बात है, पार्टी है, पार्टी अपने भीतर की एक लोकतंत्र की अगर वो बात करती है तो विधायक दल की बात करती है। चुने हुए विधायक ही फैसला करेंगे कि हमारा नेता कौन हो। लेकिन क्योंकि आप, हम और लगातार न्यूज़ 24 इस बात का जिक्र करता रहा है कि लगभग तबे पांव, या यूं कहें कि एक सहमति जरूर है तमाम विधायकों में, और वो नाम शुवेंदु अधिकारी। और अब हम ये कह सकते हैं ऑफिशियली, औपचारिक तौर पर, बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर कल शपथ लेंगे शुवेंदु अधिकारी। प्रशांत, और वो ही हुए। देखिए, जब से टीएमसी छोड़कर आए थे 2018 के बाद से, और उसके बाद से लगातार जिस तरह से वो ग्राउंड जीरो पे नजर आते थे, मतलब अगर कहें विधानसभा से लेकर सड़क तक, हर मुद्दे पर शुवेंदु अधिकारी मुखर होकर लगातार बीजेपी का झंडा बुलंद करते रहे सड़कों पर। और ममता बनर्जी के खिलाफ जिस तरीके का उनका शासन कहा जाता है कि वहां पे बहुत खौफ है, वहां बहुत डर है, और उसके खिलाफ शुवेंदु अधिकारी जिस तरह से मतलब हेड ऑन लिया, वो एक काबिले तारीफ था। और शुवेंदु अधिकारी को उसका इनाम मिला। हालांकि मैं सचिन एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से ये तीसरे या चौथे मुख्यमंत्री होंगे जो दूसरी पार्टी से आए और भाजपा में कुछ सालों में ही मुख्यमंत्री बन गए। और इसमें असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा, और अभी बिहार के मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी। ये भी आरजेडी और तमाम कांग्रेस आरजेडी होते हुए बीजेपी में आए और बीजेपी के मुख्यमंत्री बन गए। कांग्रेस में रहे हिमंता बिस्वा और आए, और पहले कुछ समय तक के लिए सर्बानंद सोनोवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन ये प्रयोग सफल नहीं हुआ, और उसके बाद फिर कमान जो है बीजेपी को हिमंता बिस्वा को देनी पड़ी। और ऐसे ही तेज-तर्रार नेता माने जाते हैं शुवेंदु अधिकारी। नंदीग्राम का जब आंदोलन हुआ तो ममता बनर्जी को वहां से एक पब्लिक फिगर बनाने में बहुत बड़ा हाथ था शुवेंदु अधिकारी का। और वही शुवेंदु अधिकारी जो तेज-तर्रार नेता थे टीएमसी के, बीजेपी में आए, और बीजेपी में आकर टीएमसी की उन्होंने हेड ऑन किया, और उसके बाद टीएमसी के इतने बड़े, माफ कीजिएगा, बीजेपी के बड़े नेता बन गए। और आज 6 से 7 सालों के भीतर आप देखेंगे कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर। और मैं जो मम्बरिंग की बात कर रहा था, पार्टी के भीतर जो मम्बरिंग हो रही थी, वो इसी बात को लेकर थी कि जो हमारे कई सारे ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे नेता जो सालों से लगे हुए थे, पार्टी का झंडा उठा रहे थे, ऐसे में कोई बाहर से आता है, 7 साल रहता है, और उसको पार्टी मतलब वहां पे प्रदेश की कमान सौंप दी जाती है। इसको लेकर मम्बरिंग थी, और शायद इसी मम्बरिंग को या फिर इसी गुस्से को, नाराजगी को खत्म करने के लिए अमित शाह ने इस विधायक दल की बैठक से पहले सम्यक भट्टाचार्य और दिलीप घोष और शुवेंदु अधिकारी के साथ में अलग से एक मीटिंग की, एक मुलाकात की। मुझे लगता है कि शायद वो नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई होगी, और उसके बाद जब ये सारी चीजें सहमति बन गई होगी, तब ये मुझे लगता है विधायक दल की बैठक जो है सिर्फ एक औपचारिकता भर थी। वहां पर सिर्फ नाम का ऐलान हुआ, और नाम का ऐलान होने के बाद जो है सभी लोग शुवेंदु अधिकारी को बधाई देने में जुट गए। और मुझे अब शुवेंदु अधिकारी एक नया चैप्टर पश्चिम बंगाल की राजनीति में, कि किस तरह से शुवेंदु अधिकारी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो तमाम वादे, वो तमाम घोषणाएं जो, और वो तमाम लोगों की अपेक्षाएं जो टीएमसी से के विरोध में थी, जो एंटी इनकम्पेंसी थी, उसको पूरा करना लोगों के सामने। वहां पर रोजगार, वहां का इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहां जो भय का माहौल है उसको खत्म करना। और सबसे बड़ी चुनौती जो हाल फिलहाल में लगातार राजनीतिक हिंसाएं हो रही हैं, उन हिंसा को कैसे रोका जाएगा, कैसे काबू में किया जाएगा, वो एक सबसे बड़ी चुनौती होगी शुवेंदु अधिकारी के सामने। सचिन, जाहिर सी बात है, और इसी चुनौती पर, क्योंकि बहुत करीब से आपने बंगाल देखा, और जितना हमने भी देखा है, बंगाल का फैब्रिक जो है वो कहीं ना कहीं एक सेंसिटिव भी है।
एक आम हिंदी भाषी हिंदी पट्टी की सरकार जैसे भारतीय जनता पार्टी की चलती है, उससे कहीं ना कहीं एक अलग एक डिफरेंट मॉडल जरूर चाहिए होगा। भले जब जिक्र वो वहाँ पर हिंदुत्व का करते हैं, हिंदुत्व की पाठशाला का करते हैं, या हिंदू नहीं बचेगा, या घुसपैठियों का मुद्दा से लेकर के बंगाली अस्मिता तक की जब बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं अब जो मॉडल होगा, सत्ता का जो मॉडल होगा, उसको लेकर भी एक सेंसिटिविटी, एक चुनौती तो आगे रहेगी ही। एक यूं कहें कि ग्राउंड पर काम इतना आसान नहीं होगा, अब उतरना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती मैं जो मानता हूं सचिन, वो सबसे बड़ी चुनौती होगी राजनीतिक जो हिंसा होती है उस पर लगाम लगाना। क्योंकि अगर आपको टीएमसी से या लेफ्ट से अपने आप को खुद को अलग या जुदा दिखाना है और डिफरेंट कुछ करना है, तो सबसे पहले तो आपको उस चीज के ऊपर लगाम लगानी होगी। दूसरी बात यह कि ये कहा जाता है पश्चिम बंगाल की राजनीति में कि जब तक लेफ्ट की सरकार थी तो सभी गुंडे लेफ्ट में थे, जब टीएमसी की सरकार आ गई तो सभी गुंडे टीएमसी में आ गए। तो कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी में वही कल्चर हो जाए, जो लेफ्ट के साथ में टीएमसी में आए थे वो टीएमसी से निकल के अब बीजेपी में शामिल हो गए हों और वही लोग हिंसा कर रहे हों। तो सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने वो जो मिथ है या फिर जो वो चैलेंज है, उससे निपटना होगा कि कैसे जो पब्लिक के बीच में अगर वो इमेज चली गई तो उसका आने वाला समय उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। देखिए, पश्चिम बंगाल की बात छोड़ें, कोई बात, हालांकि नॉर्थ ईस्ट का जो द्वार है वो पश्चिम बंगाल को ही कहा जाएगा। असम में कभी बीजेपी का अस्तित्व नहीं था, लेकिन असम में पिछले 15 साल से लगातार बीजेपी की सरकार है और जिस तरह से वहां पे काम किया पश्चिम असम के भीतर, वैसे ही वही सेम लगभग चुनौतियां जो हैं वो पश्चिम बंगाल में भी नजर आएंगी। हालांकि शांत एरिया है असम पश्चिम बंगाल के मुकाबले। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा या फिर जो कहा जाए कि एक दूसरे के पीछे जो एक दूसरे को ऊपर राजनीति करने की जो परिपाटी है वो बहुत ज्यादा है। और ऐसे में ये सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगती है शुभेंदु अधिकारी के सामने होगी कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करें। और फिर दूसरी बड़ी चुनौती जो सबसे बड़ी घोषणा थी वो थी महिलाओं के लिए 3,000 रुपए, जो बेरोजगार युवक हैं उनको 3,000 रुपए, और इसके अलावा बाकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, रोजगार और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सरकारी नौकरियों में। तो इन सब के ऊपर निगाहें टिकी होंगी कि ये योजनाएं कितनी जल्दी तैयार होंगी, क्योंकि ये वो वोट बैंक है जो ममता बनर्जी के साथ बीते 15 सालों से उनके साथ में था। और अगर इस वोट बैंक को टीएमसी से अलग करना है तो वो तमाम योजनाएं जो वादों में किए गए, जो घोषणा पत्र में किए गए, उनको जमीनी धरातल पर उतारना होगा। जाहिर सी बात है। और इसमें मेरे ख्याल से क्योंकि बहुत ज़्यादा गुंजाइश बचती नहीं और बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं बचता है इफ और बट का। जब आप ये कहते हैं कि परिवर्तन कीजिए, जब आप ये कहते हैं कि सुरक्षा देंगे, जब आप ये कहते हैं कि डबल इंजन से ही बंगाल जो है वो यहाँ पर टिक सकता है, और जिस डेमोग्राफी घुसपैठिए की बात करते हैं और पड़ोस में लगता बांग्लादेश की जब आप बात करते हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि जब आप चारों खाने जो है चित करके वापस अब जब आप सत्ता में अब आ गए हैं, तो अब इफ बट की कोई गुंजाइश अब शायद लगता नहीं कि आगे कोई रहेगी। जी बिल्कुल, अब कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, गृह मंत्रालय आपके पास है, प्रदेश में आपके पास सरकार है। अभी तक आप ये कह रहे थे कि घुसपैठ इसलिए हो रही है क्योंकि फेंसिंग के लिए राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही है। आप राज्य सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे थे। अब राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप फेंसिंग का काम करें। आप किस तरह से बॉर्डर पे जो घुसपैठ की आप लगातार मुद्दा उठाते रहे हैं, वो घुसपैठ को कैसे रोकेंगे, कितनी लगाम लगाएंगे। बॉर्डर पार से जो फेक करेंसी का नेटवर्क चलता है, जो ड्रग्स का नेटवर्क चलता है, उसको किस तरीके से आप लगाम लगाएंगे। अब लोगों की नजर उस पर जरूर रहेगी और मीडिया की नजर भी रहेगी कि जो बड़े बड़े वादे किए गए, उन वादों पर आप कितना जमीनी धरातल पर उतार पाए हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए, राजकोषीय घाटे की बात करें तो लगभग 4.6 का राजकोषीय घाटा है। अगर हम उनके रेवेन्यू की बात करें तो करीब 1.76 का रेवेन्यू लॉस है। तो ऐसे में जो आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, उन बड़ी बड़ी घोषणाओं को आप किस तरीके से पूरा करेंगे, क्योंकि अगर महिलाओं का अगर दुगना करा जाता है, 1,500 से 2,000 बढ़ाया जाता, 3,000 बढ़ाया जाता है, माफ कीजिएगा सचिन, तो लगभग ये जो डाटा है उसके मुताबिक लगभग 2 लाख करोड़, पौने 2 लाख करोड़ रुपए का सालाना खर्चा आएगा। तो ऐसे में पौने 2 लाख करोड़ रुपया कहां से लाएंगे और इतना बजट कहां से आएगा। युवाओं के लिए आपने दोगुना स्कीम लगाने की बात की थी, तो अगर महिलाओं का आधा भी अनुपात में लगा लें तो 1 लाख करोड़ रुपया जो है वो युवाओं के लिए होगा। तो ये चुनौतियां होंगी बीजेपी के सामने, और ये चुनौतियों से तभी आप निपट सकते हैं जब आपका रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, तब तो आप उसको खर्चा कर पाएंगे। लेकिन अब वो रेवेन्यू कैसे इंक्रीज होगा, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा। एक लंबे समय तक वामपंथ की सरकार, 34 साल तक, 15 साल तक टीएमसी की सरकार, और उस दौरान में ऐसे तमाम इंडस्ट्रियल एरिया जो पश्चिम बंगाल की विकास गाथा लिखा करते थे एक समय में, वो सब ठप हो चुका है।